तारक मेहता का उल्टा चश्मा बच्चों का शो, लेकिन जब इस शो में कोई एक्ट्रेस माँ बनती है तो उसे शो से ही निकाल दिया जाता है। 2013 में व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैंने आसिफ जी के हाथ पैर जोड़े थे कि सर मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। एक फैमिली शो, लेकिन अगर कोई एक्टर अपनी बीमार फैमिली मेंबर के केयर के लिए छुट्टी मांगे तो उसकी शो से ही छुट्टी कर दी जाती है। अभी कहाँ हॉस्पिटल में हो, जल्दी से सेट पे आ जाओ, शूट है। इंटरव्यूज में बोलते हैं तारक मेहता हमारा परिवार है। हमारा क्या परिवार है? आपके परिवार में इतने लोगों की डेथ हो गई, आपने किसके लिए क्या कर दिया? ये इसकी मम्मी है हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी वो आना पड़ा था उसको शूट पे। उसके वहाँ पर मम्मी मर गई थी तो भी उसको आना पड़ा था। जिस शो में औरतों की इज्जत करने की सीख दी जाती है, उसी शो के फीमेल एक्टर्स के साथ बदतमीजी के इल्जाम लगे हैं। तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। आओ रूम में आके विस्की पीते हैं, अकेले बोर नहीं होती हो। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? तुम अकेली आई हो अभी यार, तुम ड्रिंक करती हो। जिस शो में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करने की सीख दी जाती है, उसी शो के एक्टर्स के साथ बदतमीजी और मारपीट करने के इल्जाम लगे हैं। इस लेवल के झगड़े होते हैं सेट पे, कुर्सियाँ फिक्री हैं, झगड़े हो रहे हैं, इतनी बदतमीजियाँ वो करते हैं और सबके साथ करते हैं और इस लेवल की करते हैं कि वो उनकी आर्टिस्ट से हाथापाई हो जाती है। और असित जी आज भी, असित जी के वहाँ आज भी सोहेल है, आधे कास्ट सोहेल की वजह से चेंज हो गई उनकी, लेकिन वो आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। उन्होंने जिस भाषा में बात की वो मुझसे स्वीकार्य नहीं थी मेरे लिए। तो आज तारक मेहता के उल्टा चश्मा को सीधा करेंगे और बताएंगे कि ये स्वीट और इनोसेंट सा दिखने वाला कॉमेडी शो आखिर इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है। इस शो के टॉक्सिक वर्क कल्चर पर नजर डालेंगे और बताएंगे कि इस सेट के एक्टर्स ने इस शो के मेकर्स पर कौन कौन से इल्जाम लगाए हैं। इनमें से बहुत सारे इल्जाम वो हैं जिनके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इल्जाम हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज बताएंगे। एंड अबव ऑल बताएंगे कि 17 सालों से इंडियन ऑडियंस के दिलो दिमाग पर राज करने वाले शो में, जिसकी ऑडियंस में 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग शामिल है, इस शो को आज एक ऐसे एंगल से दिखाकर एक्सपोज करेंगे जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने भी बात नहीं की। क्योंकि शो के पर्दे के पीछे एक्टर्स के साथ जो भी हो रहा था वो इस शो के पर्दे पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। बस फर्क इतना है कि किसी ने भी वो देखा नहीं। आज दिखाएंगे। और बस ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, खुद ये सारी चीजें इस शो में काम कर चुके एक्टर्स की मुंह जबानी है। तो कुछ भी मेरा अपना नहीं है, सब कुछ एक्टर्स ने खुद बताया है। जस्ट टू बी क्लियर। तो इससे पहले कि कोई स्ट्राइक लगाने आ जाए, उल्टे चश्मे को जल्दी से सीधा करते हैं और इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई सारे एक्टर्स इस शो के मेकर्स के ऊपर पिछले कई सालों से तरह तरह के इल्जाम लगाते आए हैं। इनमें से कई सारे एक्टर्स तो ऑलरेडी शो को छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी इस शो में काम कर रहे हैं। तो एक ग्रुप तो हुआ इन एक्टर्स का जो मेकर्स पर इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरा हुआ इन मेकर्स का, जिनमें प्राइमरीली आते हैं शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, को प्रोड्यूसर नीला असित मोदी, जो असित मोदी की ही वाइफ है। नीला फिल्म प्रोडक्शन जो इनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो इन्हीं के नाम पर है। शो के ऑपरेशंस हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि आगे इनके बारे में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले बताएंगे एक्टर्स के पंगे, यानी कि इस शो के एक्टर्स के साथ जो भी पर्दे के पीछे होता रहा वो खुद उनकी मुंह जबानी। और दूसरा बताएंगे इस शो के पंगे, यानी कि क्यों ये शो इतना प्रॉब्लमैटिक है, और एक ऐसे एंगल से शो को देखने की कोशिश करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टर्स के पंगे। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा न्यूज में सबसे पहले तब आया जब इस शो की मेन लीड दिशा वकानी, जो दया बेन का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो इस शो को छोड़कर चली गई। और इसके पीछे का जो रीजन था वो था दिशा's बैड एक्सपीरियंस ऑन द सेट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। न्यूज आर्टिकल्स की माने तो दिशा वॉज फोर्स्ड टू वर्क ऑन तारक मेहता टिल शी वॉज 9 months प्रेग्नेंट। वो इतनी हेविली प्रेग्नेंट थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उन्हें काम पर बुलाया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने के लिए उन्हें स्ट्रेचर पर बैठा के ले जाया जाता था। स्ट्रेचर जैसा था, उस पे बैठा के ऊपर ले जाते थे। तो प्रेगनेंसी में चल नहीं पाती थी, लेकिन काम उन्हें तब भी कराया जाता था। और इसके बाद दिशा की डिलीवरी होती है और वो दोबारा इस शो में कभी नजर नहीं आती हैं। इतना हाथ पैर जोड़े हैं, वो नहीं आई तो नहीं आई। अब दिशा वकानी का इस शो में बोलने का एक बहुत ही यूनिक अंदाज था जो दर्शकों के दिल में बस गया था, और इनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इन्हें रिप्लेस करना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया था मेकर्स के लिए। इसलिए मेकर्स ने दिशा वकानी को कई बार रिक्वेस्ट किया शो में वापस आने का, लेकिन दिशा शो में आज तक वापस नहीं आई और ना ही उनके कैरेक्टर को किसी और से रिप्लेस किया जा सका।
दिशा के जाने के बाद इस सीरियल के और भी कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस सीरियल को छोड़कर चले गए और सभी ने बाहर जाकर इसके मेकर्स की बुराई ही की। एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने शो के मेकर्स पर इल्जाम लगाए थे कि उनकी मां की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी। बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, पर वो काम पर आते हैं। सिजी को देखो अभी उनके फादर की डेथ हुई, पर वो तो काम कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं होगा अटैचमेंट सिजी को। मोनिका की मां को कैंसर था और उन्हें उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो तारक के अलावा भी उनके पास जो ऑफर्स आ रहे थे फिल्मों के और दूसरे सीरियल्स के, तो उनमें काम करना चाहती थी। लेकिन मेकर्स ने मोनिका पर दबाव डाला कि वो तारक मेहता के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकती हैं। कैंसर की वजह से जब मोनिका की मां की मौत हो जाती है तो मोनिका काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी उन पर यह दबाव डाला गया कि वो काम पर वापस आए। और जब उन्होंने आने से मना कर दिया और कहा कि वो शो को छोड़ना चाहती हैं, तब मोनिका के बकाया पैसे भी अटका दिए गए जो उन्हें 2 साल तक नहीं दिए गए। I will not talk to anybody in media। तो मैंने कहा क्यों, वो तो हम तुम्हारा अमाउंट जो भी है वो क्लियर करेंगे। मैंने साइन कर दिया वो पेपर और उसके बाद फिर उन्होंने अटका दिया। शैलेश लोधा जो तारक मेहता का ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्हें इसी चैनल के एक और सीरियल के लिए एक एपिसोड के लिए एज ए गेस्ट इनविटेशन मिलता है और वो वहां पर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो सेट पर आते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि हाउ डेयर यू, आप हमारी इजाज़त बिना किसी और शो में जाकर एज अ गेस्ट एक एपिसोड भी कैसे शूट कर सकते हैं। उन प्रोड्यूसर का फोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए। जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली। शैलेश लोधा ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनसे ये बात बहुत ही बदतमीजी से कही गई थी, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस शो में काम नहीं करेंगे और उन्होंने इस शो से एग्जिट ले लिया। लेकिन उनके बकाया पैसे भी होल्ड करके अटका दिए गए और उनसे कहा गया कि उनके पैसे तब तक रिलीज नहीं किए जाएंगे जब तक वो उनके एक डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेंगे, जिसमें ये लिखा था कि वो आज के बाद से कभी मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, इस शो के बारे में कहीं कुछ बोल नहीं सकते, उनके साथ जो भी हुआ, मेकर्स ने जो भी किया उसके बारे में कहीं कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जो मेरी आज़ादी रोकता है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार रोकता है, मैंने कहा मैं ये दस्तखत नहीं करूंगा। जिस वजह से शैलेश लोधा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद एज पर कोर्ट्स ऑर्डर्स मेकर्स को उन्हें उनके सारे बकाया पैसे वापस लौटाने पड़े। उन्होंने कोर्ट में पैसा दे दिया, मैंने उनके किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। 1.05 करोड़ रुपए। जी ऐसा ही था। गुरुचरण सिंह जो रोशन सिंह सोढ़ी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके साथ भी मेकर्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गए, तो उन्हें बिना बताए शो से निकाल दिया गया और उन्के पैसे भी अटका दिए गए। उन्होंने जो मुझे रिप्लेस किया था, मुझे बिना बताए किया था। घर वालों के साथ बैठा था, तारक मेहता ही चल रहा था, उसमें फिर नए सोढ़ी की एंट्री होती है, तो मैं तो हक्का बक्का ऐसे रह गया, मैं कह रही ये क्या हुआ। नेहा मेहता जो तारक मेहता की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने भी जब शो से एग्जिट ले लिया तो उनके पैसे भी अकॉर्डिंग टू हर अटका दिए गए थे। तो पैसे रोकने इनका सबके साथ कॉमन है। और ऐसे शो के बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जो कभी इनके कास्ट का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा थे। उन्होंने भी इन मेकर्स पर कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए थे, जैसे कि भव्य गांधी जो टप्पू का कैरेक्टर प्ले किया करते थे, राज आनंद कट जो नए टप्पू बने थे, पलक सिद्धवानी जिन्होंने सोनू भिड़े का कैरेक्टर प्ले किया था, प्रिया आहूजा राजदा जो रीता रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले किया करती थी। इन्होंने भी मेकर्स पर इल्जाम लगाए थे कि उन्हें शो से इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। I got pregnant, so till my tummy was not visible, I was shooting for Tarak Mehta. But after that, I don't know what changed, but everything changed. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि प्रिया के हस्बैंड मालव राजदा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने डायरेक्टर हुआ करते थे। इन्होंने 14 साल तारक मेहता में एज अ डायरेक्टर काम किया और इनके साथ साथ कुछ ऐसे और भी लोग थे जो इस सीरियल में एज अ डायरेक्टर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम किया करते थे, जिन्होंने तारक मेहता को उनके इनिशियल टाइम से इस शो को वो बनाया जो आज ये शो है। लेकिन आगे चलकर इन लोगों के साथ भी इनके इल्ज़ाम है कि कुछ ऐसे बर्ताव किए गए, कुछ ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए, कुछ इस तरीके का सेट पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट हुआ करता था कि इन सब ने इस शो को अलविदा कह दिया। इस शो का हाईली टॉक्सिक वर्क कल्चर, एक्सेसिव वर्क प्रेशर और इनसेंसिटिव एटीट्यूड कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स में सामने आता है, जैसे कि जब डॉक्टर हाथी का रोल जो प्ले किया करते थे कवि कुमार आज़ाद, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनकी फैमिली ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था उनकी याद में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनकी टीम से, तारक की टीम से, कि वो भी इसमें शामिल हो। लेकिन इस बात पर जो इस शो के जो मेकर्स हैं उन्होंने उनकी फैमिली से पूछवाया कि वो उन्हें कितना पे करेंगे। तो लोग बोल रहे थे कि मोनिका पहले तो पूछो कि मतलब हाउ मच दे विल पे,
इतने पैसे दे रहे हो आप, ये बहुत गंदा लगता है। तो मैं तो ये सब बात नहीं करूंगी, तो फिर मना कर दे, रहने दे। एक एक्टर जो आपके शो का इतना प्रोमिनेंट हिस्सा था, जो आपके साथ दिन रात काम किया करता था, आज जब उस दुनिया में नहीं है तो उसकी फैमिली के साथ खड़े होने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनका शो ही एक फैमिली शो के नाम से आता है। क्वाइट सरप्राइजिंग। घनश्याम नायक जो नट्टू काका का कैरेक्टर प्ले किया करते थे, उन्हें भी 4th स्टेज कैंसर हो गया था और वो कैंसर के बावजूद इस शो में काम करते रहे, क्योंकि यहाँ पर द शो मस्ट गो ऑन को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया जाता है। और चलिए ये सब तो जाने दीजिए, इस शो के ऑपरेशंस हेड सोहेल रमानी के ऊपर इस शो के एक्टर्स के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और मार पीट और हाथापाई के आरोप भी लगे हैं। सोहेल रमानी वो जिस लेवल की बदतमीजी करते हैं, वो मुझे नहीं लगता किसी भी सेट पे कोई भी प्रोडक्शन हेड इस तरीके से करता होगा। वो गुंडे तरीके से बात करना, ऐसा नहीं चलेगा, ये वो ऐसे सब, इनका सबका प्रोडक्शन वाले पूरे गुंडो टाइप के बात करते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट था जब इस शो के एक बहुत बड़े एक्टर जो मेन लीड का रोल प्ले करते हैं, उन्हें अपनी बीमार माँ के लिए कुछ दवाइयाँ भिजवानी थी कोरियर से, जिसकी वजह से उन्हें सेट पर आने में थोड़ी देर हो गई। इस बात पर सोहेल रमानी उनके ऊपर चिल्लाते हैं, चीखते हैं और बात इस कदर बढ़ जाती है कि वो उनके ऊपर चेयर फेंक कर मारते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो शो के, जिनके साथ सोहेल ने इतनी बदतमीजी की कि कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। और इसके बाद में उन्हें शो से नहीं निकाला जाता है, उन्हें बस सेट में आने के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है और वो अब दोबारा सेट पर आते हैं। फिर भी वो आज शो में है, उनको सिर्फ 2 साल के लिए बैन किया, वापस वो आज वही है। प्लस सोहेल को आसिफ जी के सारे राज मालूम है, उसको आप निकाल नहीं सकते। और अगर खबरों की माने तो बीच में एक खबर आई थी कि इस शो के एक्टर दिलीप जोशी जो जेठालाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो और मुनमुन दत्ता जो बबीता जी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो इस शो को क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं। और शायद इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि दिलीप जोशी ही थे। अब मेकर्स को लगा होगा कि ऑलरेडी दया बहन का कैरेक्टर तो सीरियल से जा चुका है, अगर जेठालाल भी सीरियल से चला जाता है तो सीरियल का तो क्या ही होगा। तो शायद उन्होंने जेठालाल को यानी दिलीप जोशी को मना लिया एंड ही इज स्टिल वर्किंग इन दिस शो। लेकिन इस शो के मेकर्स पर सबसे बड़ा एलिगेशन अगर किसी ने लगाया है तो वो लगाया है जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने, जो रोशन सोडी का कैरेक्टर प्ले करती हैं। उन्होंने असित मोदी के ऊपर हरासमेंट का केस किया है और सोहेल रमानी और जतिन बजाज के ऊपर उन पर बदतमीजी और मानसिक प्रताड़ना जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। सोहेल ने गालियां बकी हैं मुझे, जतिन ने मुझे धमकी दी, दरवाजा बंद किया, इज्जत ही नहीं लेडीज की। और इनके भी बकाया पैसे मेकर्स ने अटका कर रख दिए हैं। ये केस जेनिफर जीत भी गई और उन्हें उनके बकाया पैसों के साथ साथ 5 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा गया है। लेकिन जेनिफर की माने तो उन्हें उनके बकाया पैसे अभी भी नहीं मिले हैं और न ही वो 5 लाख रुपए मिले हैं, बल्कि असित मोदी ने उनके ऊपर दोबारा से एक और केस कर दिया है। सरप्राइजिंगली इतना कुछ हो जाता है, लेकिन असित मोदी की वाइफ नीला असित मोदी ने कभी भी मीडिया में आकर इस बारे में ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही एन एक्टर से कभी कोई बातचीत की, सुलह करने की कोशिश की और हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही। और इस बीच इस साल एक ऐसी फोटो आती है जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया, जब दया बेन यानी दिशा वकानी असित मोदी को राखी बांधते हुए नजर आती हैं। अब ये पहली बार हुआ है जब दिशा वकानी ने असित मोदी को राखी बांधी हो। इससे पहले भी जो वो तारक मेहता में काम कर रही थी तब भी कई सारे रक्षाबंधन आए और गए, लेकिन कभी भी उनकी इस तरीके की राखी बांधते हुए कोई भी फोटो सामने नहीं आई है। तो कहीं ये इमेज क्लीनिंग प्रोसेस का एक हिस्सा तो नहीं है? तो ये तो थे एक्टर्स के पंगे, यानी शो के अगेंस्ट एक्टर्स ने जो भी कहा है। और अब बात करेंगे इस शो के पंगे, यानी कि ये शो ही प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन ये किसी को दिखता क्यों नहीं है? अब इससे पहले भी जब भी मैंने तारक मेहता के लिए कुछ भी बोला है तो इस शो के सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। इस शो की इमेज ही कुछ इस तरीके की है, लेकिन हार्मलेस से दिखने वाला शो एक्चुअली में इतना हार्मलेस है नहीं। बताते हैं कैसे। न तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज बेस्ड ऑन अ वीकली कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा, जिसके राइटर थे फेमस गुजराती राइटर तारक मेहता। ये कॉलम फेमस गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में पब्लिश हुआ करता था और असित मोदी ने तारक मेहता से इसके राइट्स खरीद लिए और इसके बाद इसे एज ए टीवी सीरियल इसकी कहानी में काफ़ी चेंजेस किए और कई सारे कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया। तो आज जो तारक मेहता हम टीवी पर देखते हैं, कह सकते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ असित मोदीज रिफ्लेक्शन देन द ओरिजिनल राइटिंग। ये जो कहानी है इसमें असित मोदी के आइडियोलॉजीज, उनकी थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच ज़्यादा झलकती है। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल है ना, वो मेरा ही कैरेक्टर है, वो मेरा ही कैरेक्टर है। और इसीलिए जब इस शो के एक्टर्स और स्पेशली फीमेल एक्टर्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ सेट पर भेदभाव किया जाता है, फीमेल एक्टर्स को जल्दी काम के लिए बुलाया जाता था और देर तक उनसे काम कराया जाता था। मेल्स उन लोग का आराम से लेट कॉल टाइम होता था,
क्योंकि मेल्स को आराम से बुलाएंगे, लेट बुलाएंगे और जल्दी छोड़ेंगे, लेडीज़ को जल्दी बुलाएंगे, लेट छोड़ेंगे। और जो मेल एक्टर्स होते हैं उनके लिए तो उनके रूम में स्क्रिप्ट पहुंचा दी जाती है, लेकिन फीमेल एक्टर्स को स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आपको बोलना ही क्या है। स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको रीडिंग में नहीं बुलाया जाता है। रीडिंग में सिर्फ जेंट्स होते हैं, तो उनके साथ उनके रूम में रीडिंग हो जाती है। तो शायद ये जो भेदभाव ऑफ स्क्रीन हो रहा था, कहीं ना कहीं उसकी झलक ऑन स्क्रीन भी इस शो में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इस शो के जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसके मेल शॉविनिज्म में। इस शो में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं, शहरी हैं, दुनियादारी की समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई हाउसवाइफ है। उनका काम सिर्फ बच्चों और परिवार की सेवा करना है। किसी भी औरत को काम पर जाते हुए नहीं दिखाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस गोकुल धाम सोसाइटी के आदमी ही लेते हैं और औरतें सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाती हैं। सारे घर के काम काज औरतें करती हैं और कभी भी किसी आदमी को घर के काम काज में हाथ बटाते हुए नहीं दिखाया जाता है। इनफैक्ट मेहता साहब का कैरेक्टर, जो तारक मेहता का कैरेक्टर है, उसे काफी औरों के कंपैरिजन में मॉडर्न और ओपन सोच रखने वाला दिखाया गया है, लेकिन वो भी हमेशा अपनी ही बीवी से चाय मांगता रहता है, खाना मांगता रहता है। उसे कभी भी ये नहीं दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी की मदद कर रहा है। तो एक बहुत ही जेंडर बेस्ड स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस शो में औरतों का और आदमियों का। औरतों को सिर्फ कुकिंग, गॉसिपिंग और शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। जो आदमी हैं वो बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। और ये वाला मीम, इस शो में मेल शॉविनिज्म भर भर के है। यहाँ पर औरतों को डम दिखाया जाता है और इट्स कम्प्लीटली फाइन कि अगर उसका पति उसको पागल औरत बुलाता है, उस पर चीखता है, चिल्लाता है, उसका काम है अपने पति के आज्ञा का पालन करना, उसके हाँ में हाँ मिलाना और अपने ससुर की सेवा करना। और औरतें तो डम होती है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो इसीलिए उसके सामने ही जब उसका पति उसके पड़ोसन के साथ ओपनली फ्लर्ट करता है तो उसकी वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आता है। और पड़ोसन भी कैसी, जब भी कोई औरत मॉडर्न कपड़ों में दिखाई जाती है तो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो चलता ही है। मतलब अगर वो मॉडर्न है तो इतना तो वो ओके होगी ही। और औरतें तो डम होती है, तो उसे तो समझ में आएगा ही नहीं कि ये आदमी ओपनली सामने से उसे चांस मार रहा है, उसे लाइन मार रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसका पति, चूंकि वो आदमी है तो वो इंटेलिजेंट है, उसको भले ही समझ में आता हो, लेकिन इसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, ये तो एक हार्मलेस फ्लर्टिंग है, क्यूट है और यही तो इस शो की जान है। चलिए ठीक है, मानते हैं। लेट्स टर्न द टेबल्स नाउ। यही चीज एक औरत अगर करती तो, अब यहीं पर अगर दया बहन के पड़ोस में कोई हैंडसम मॉडर्न लुकिंग लड़का आता और वो अपने पति के सामने उसके साथ ओपनली फ्लर्ट करते हुए नजर आती तो, अपने पति को पागल आदमी बुलाती तो, अपने ससुर का मजाक उड़ाते हुए नजर आती तो, अब लोग कहेंगे कि ससुर बीच में कहाँ से आया। अरे भाई, अब अगर जेठालाल अपने वाइफ के घर वालों का मजाक उड़ा सकता है, उनके साथ बदतमीजी कर सकता है, तो फिर वाइफ को भी तो अपने पति के घर वालों के साथ ऐसे करते हुए दिखाया जा सकता है। तो जहाँ पर एक शादीशुदा आदमी को अपनी शादीशुदा पड़ोसन के साथ ओपनली फ्लर्ट करते हुए देखते हुए लोगों को हंसी आती है, क्या यही चीज अगर एक औरत करे तब भी लोगों को हंसी आएगी? थिंक अबाउट इट। अगर कोई मोटा है तो उसका नाम ही हाथी रख देते हैं। अगर कोई डार्क स्किन का है तो उसको टाइपकास्ट करके एक साउथ इंडियन कैरेक्टर बना देते हैं। और जहाँ पे तारक मेहता को तो एज अ वाइज नरेटर की तरह दिखाया जाता है, वहीं पर किसी भी फीमेल कैरेक्टर को इस तरीके का इंटेलिजेंट दिखाया ही नहीं गया है। ये शो पूरी तरह से शुगर कोट करके जिंदगी की तस्वीर इस तरीके से दिखाता है जो रियलिटी से कोसों दूर है। इसमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग जीरो है, मिसोजिनी से ये भरपूर है और मेल शॉविनिज्म इसमें कूट कूट कर भरा है। और मेकर्स की यही सोच उनके ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों बिहेवियर्स में झलकती है। मैं खुद ही असली जिंदगी में थोड़ा, मेरी जिंदगी जेठालाल जैसी है, जेठालाल जैसी है। और इसीलिए जब इनके ऊपर हैरेसमेंट, नॉन पेमेंट और फीमेल एक्टर्स के साथ भेदभाव के इल्जाम लगते हैं तो ये इस शो की डार्क रियलिटी को दिखाता है। और जब भी कोई इस शो की तारीफ करता है देन आई ऑलवेज हैव वंडर्ड कि आखिर लोगों को अभी भी ये शो इतना पसंद क्यों आता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, बताते हैं। इमोशनल अटैचमेंट। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तारक मेहता को देख देख कर बड़े हुए हैं, तो उनके लिए शो इट्स मोर ऑफ अ नॉस्टैल्जिया, और वो इस शो से इमोशनल तरीके से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो बचपन की उनकी यादों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अभी भी इस शो के साथ इतने अटैच्ड है, इस शो को इतना प्यार करते हैं। दूसरा रीज़न है सेफ एंड प्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग। आज का टेलीविजन पहले की तरह रहा नहीं। आजकल के टेलीविजन में OTT की वजह से बहुत ही ज़्यादा एजी कंटेंट है और टीवी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो एज अ फैमिली हम साथ में बैठकर शायद नहीं देख पाएँ।
वहीं पे तारक मेहता एक ऐसा शो है जिसे पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है, एंजॉय कर सकती है, बिना इस डर के कि अभी कुछ ऐसा सीन आ जाएगा कि चैनल चेंज करना पड़ेगा या फिर एम्बैरसिंग सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इस शो को अभी भी इतना पसंद करते हैं। रीज़न नंबर 3 है हैबिचुअल व्यूइंग, यानी एक चीज़ की आदत लग गई है। अब तारक मेहता का कंटेंट भले ही लोगों को ड्रैगिंग लगे, बोरिंग लगे, उसमें कुछ नयापन ना लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन फिर भी अभी उसे देखने की एक ऐसी आदत लग गई है कि डिनर टाइम में, लंच टाइम में पीछे बैकग्राउंड में ये शो बस चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है और लोग बस इसी में खुश हैं। सिलेक्टिव अटेंशन, क्योंकि शो में काफ़ी पॉजिटिविटी की चीज़ें बताई जाती हैं। मैंने जैसे कहा कि शुगर कोट करके चीज़ों को दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि हर चीज़ बहुत पॉजिटिव है, पूरी तरह से या तो कोई नेगेटिव है या फिर कोई बहुत ही पॉजिटिव है। तो संस्कार की बातें की जाती है, मोरल उपदेश दिए जाते हैं, जिस वजह से एक ऐसा भी तबका है ऑडियंस का जो शो की सिर्फ पॉजिटिव बातों को लेना चाहता है और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो सच्चाई तो ये है कि ऑन स्क्रीन ये शो तो हंसी मजाक और कॉमेडी से भरा हुआ, पॉजिटिविटी से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन अगर गौर से देखो तो इस शो के हर एक सीन में, हर एक जोक में एक पुरानी और घिसी पिटी सोच नजर आती है। और ये एक ऐसा शो है जहां पर आदमी ही हीरो है और औरतें सिर्फ बैकग्राउंड का एक कैरेक्टर बनी हुई हैं। अब इस शो के मेकर्स पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो कितने सच है और कितने झूठ, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अगर इस शो के कंटेंट को बारीकी से देखा जाए तो जिस तरीके का सटल तरीके से मिसोजिनी और शॉविनिज्म को परसा जा रहा है, उसमें अगर कल को उनके ऊपर लगे इल्ज़ाम सच भी साबित हो जाते हैं, देन वी वोंट बी सरप्राइज्ड। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आई एम श्योर तारक मेहता के बहुत सारे यहाँ पर चाहने वाले होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सेंटिमेंट्स इस वक्त एकदम रूफ पर होंगे। तो आपको जो भी कहना है आ जाओ कमेंट बॉक्स पे, वहीं मिलते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।